हेलो मित्रों, कैसे हो आप। होप आप सब लोग सही होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 पूरा कर लिया था। अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो में हमने जो पहला वीडियो डाला था उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया था स्कूल मैनेजमेंट का। होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पर लाइक्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा और वीडियो को शेयर भी करें आगे से अधिक लोगों के पास, ताकि ये पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने चैप्टर 2 करा था उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पढ़े थे। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण प्रणाली यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को बना लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2017 में यहाँ से केवल ऑर्डर में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था और यहाँ से ऑर्डर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आईसीटी यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी चलाता कौन है, इसकी मतलब प्रक्रिया क्या है, इसका कार्य कौन करता है, इसकी क्रिया कौन करता है, तो ई गवर्नमेंट करता है। ठीक है, यानी ई गवर्नमेंट यानी कि हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सरकार। ठीक है, ई गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट में किस तरीके की व्यवस्था होती है, इसका परिणाम क्या है, इसका भागीदारी क्या है, इसका निर्माण क्या है, तो वो है ई गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, गवर्नेंस यानी प्रशासन। अब इस चीज़ को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, ई मित्र। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मित्र की व्यवस्था की गई है। अब 2 क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे नाम से जाना जाता है जन मित्र। ठीक है, सीएससी। और शहरी क्षेत्रों में लोक मित्र यानी कियोस्क। ठीक है, अब इससे क्या बनता है, इससे राज्य शिक्षा की व्यवस्था चलती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे। अब मित्रों, हम बात करते हैं सूचना संप्रेषण प्रणाली की है क्या और इसका प्रारंभ कब किया गया था और किस लिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सूचना संप्रेषण की एक तकनीकी है ये। ठीक है, यानी कि अपनी बातों को, सूचनाओं को आगे तक पहुंचाने की एक तकनीकी है, जिसे सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की प्रक्रिया पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं वो जल्द से जल्द प्रसारित की जाती हैं। इसीलिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इसके ऊपर कितना खर्च किया जाता है, अपने बजट का 3% इसके ऊपर खर्च किया जाता है, हिस्सा। ठीक है, सूचना संप्रेषण प्रणाली हेतु। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है पूछा जाए कि कितना प्रतिशत भारत सरकार अपने बजट का इस प्रणाली पर खर्च करती है। तो कितना प्रतिशत करती है मित्रों, 3% करती है। अब देखो आगे हम देख रहे हैं, तो इसका नोट, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता कौन थे। तो भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता मित्रों राजीव गांधी थे। ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया, आईसीटी में 3-4 चीज़ें हैं, एक तो ई गवर्नमेंट, एक ई गवर्नेंस और ई मित्र। तो हम पहले ई गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सरकार की बात करते हैं, है ना। ये एक ऑनलाइन सरकार है। ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या है, घर बैठकर सरकार आदि कई लोगों से भी जाना जाता है इसको नाम से। ठीक है, ऐसी सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी रहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सूचनाओं को, ठीक है, अपनी जो भी योजनाएं होती हैं, अपनी स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग उसको देख सकें और उसमें एक पारदर्शिता रहे। ठीक है, यानी कि एक व्यवस्था को, यानी कि सरकारी व्यवस्था को अधिक से अधिक लोगों तक यार डील करना। अब ई गवर्नेंस क्या है, ई प्रशासन क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ये निर्माण है, प्रक्रिया है, भागीदारी है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्रशासन किया जाता है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम के इसकी जो शुरुआत की गई थी, आप ये भी ध्यान रखें कब की गई थी, 15 अगस्त 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी मित्रों, 15 अगस्त 2002 को। आंख बंद करके बोलें आप साथ में, आपको डेट्स याद हो जाएंगी। डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसके माध्यम से है ना, के माध्यम से की गई थी, राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम के माध्यम से। अब ई प्रशासन के उद्देश्य क्या है, मतलब क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, तो देखो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि सरकार तथा आमजन की दूरी को कम करना, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। अब ई प्रशासन का अन्य उद्देश्य क्या है, शासन के स्थान पर सुशासन की अवधारणा को स्थापित करना, ताकि सरकारी कार्य को विभाग को पारदर्शिता एवं गुणात्मक सुधार करा जा सके।
जनता का सरकार के प्रति विश्वास को बनाए रखना, ठीक है, ताकि लाल फीताशाही व्यवस्था को प्रशासन से ख़त्म किया जा सके, यानी प्रशासन को लाल फीताशाही से मुक्त किया जा सके। ठीक है मित्रों, अब आगे देखेंगे आप, यहाँ पर हमने बताया है ई प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। उद्देश्य तो पढ़ लिए, अब विशेषताएं क्या हैं। ई प्रशासन के माध्यम से समय और धन की बचत होती है। ऑब्वियसली हमें जाना नहीं पड़ता उस स्थान पर, उस कार्यालय में हमें वेट नहीं करना पड़ता, लाइनों में नहीं लगना पड़ता, है ना। और प्रशासन जो होता है वो पारदर्शी बना रहता है। दूसरी चीज़, ई प्रशासन के माध्यम से सरकार व जनता के बीच संवाद सरल होता है। तीसरा, ई प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी होती है, ठीक है, क्योंकि लाल फीताशाही भ्रष्टाचार को बढ़ाता था और ई प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसने समय और टाइम और लोगों के टाइम को भी घटाकर पारदर्शिता और गुणात्मकता को बढ़ाया है। ठीक है। चौथा पॉइंट अब देखते हैं, ई प्रशासन सरकार तथा प्रशासन में निरंतर सुधार करने व परिवर्तन पर बल देता है। ई प्रशासन का संचालन कौन करता है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में ई प्रशासन का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, किसके द्वारा किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके लिए 15 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको कब किया गया था, 15 अगस्त 2002 को। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे ई प्रशासन के दोष और कमियाँ। ठीक है, अब मानी बात है, कोई भी चीज़ में विशेषताएं होती है तो उसकी कुछ दोष और कमियां तो होती हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं होते हैं। अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती हैं। विभाग की सूचनाएं जो होती हैं वो कई बार डेली अपडेट नहीं की जाती हैं, तो इसके कारण से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। गाँवों में साक्षरता का थोड़ा अभाव है, तो लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। देखिए, जो हमारी चीज़ें हैं, और एक और पॉइंट रह गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क व बिजली आदि की भी समस्या रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण से भी ये भी इसकी दोषों कमियों में काउंट होते हैं। अब ई प्रशासन की विभिन्न क्रियाएं क्या हैं, क्या क्या क्रियाएं इसमें होती हैं, तो देखिए इसको 4 क्रियाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट टू सिटीजन, तीसरा गवर्नमेंट टू बिजनेस और चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहला सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात करते हैं। इस प्रकार के प्रशासन में सूचनाओं तथा संदेशों का प्रसारण जो होता है वो सरकार के द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालयों के मध्य किया जाता है, यानी सरकार से सरकार के बीच में, यानी एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के बीच में। दूसरा था सरकार टू से नागरिक, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की ई प्रशासन व्यवस्था में जो सूचनाएं होती हैं और जो संदेश हैं उनका प्रसारण सरकार से नागरिकों के मध्य किया जाता है। अब तीसरा है सरकार से व्यवसायी। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी व्यवसायी। ठीक है, तो इस ई प्रशासन की व्यवस्था में जो सूचना और संदेश होते हैं इनका प्रसारण सरकार से व्यवसायियों के मध्य किया जाता है। अब तीसरा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर, यानी सरकार से कर्मचारियों तक। ठीक है, इसमें जो भी व्यवस्था होती है, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी संदेश हैं, उनका प्रसारण सरकारी कार्यालयों से कर्मचारियों के मध्य तक किया जाता है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें भी क्रम पूछा जाता है। ई प्रशासन की प्रक्रिया के चरण क्या है, ठीक है, प्रक्रिया के चरण क्या है गवर्नमेंट के प्रशासन के। तो देखो, सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया होगी, अगर अपन इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर होना जरूरी है भाई। जब तक आपके पास डिवाइस ही नहीं होगा आप कैसे काम करोगे। तो प्रथम चरण क्या है, कंप्यूटरीकृत। द्वितीय चरण क्या है, ऑनलाइन नेटवर्किंग। द्वितीय चरण होता है नेटवर्किंग, यानी कि आप कंप्यूटर पर तो बैठ गए लेकिन नेटवर्क ही नहीं है तो आप काम कहाँ से करोगे, कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो पहला चरण था कंप्यूटरीकृत, द्वितीय चरण है नेटवर्किंग। अब तीसरी बात आप खुद सोचो कि नेटवर्क भी है, कंप्यूटर भी है, पर आप वहाँ पर ऑनलाइन उपस्थित ही नहीं हो। तो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं हो तो आपको सूचना संदेश मिलेंगे कैसे। तो तीसरा चीज़ होता है ऑनलाइन उपस्थिति। अब चौथा चीज़ होता है संपर्क, यानी कम्युनिकेशन भी बनना चाहिए ना। तो चौथा चरण होता है ऑनलाइन संपर्क। तो आप आंख बंद करके एक बार बोले, आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। इसे ऑर्डर में ही याद करना है मित्रों, क्योंकि ऑर्डर पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है आपसे कि सही क्रम क्या है। तो पहला है कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटर होगा, फिर नेटवर्किंग, ठीक है, तृतीय चरण था ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए, एंड चतुर्थ चरण है यानी लास्ट चरण है ऑनलाइन संपर्क। ठीक है,
अब सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई प्रशासन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्कूल मैनेजमेंट में ही बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो पहला है राज ई ज्ञान। इसकी डेट भी मित्रों आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा कब किया गया। देखो मैंने ई प्रशासन का प्रारंभ कब किया गया था अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 15 अगस्त 2002 को। ठीक है, अब राज ई ज्ञान क्या है? 12 फरवरी 2016 को यह एक शैक्षणिक पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब किया गया? 12 फरवरी 2016 को राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। इसके माध्यम से क्या किया जाता है मित्रों? इसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम को डिजिटल किया जाता है, मतलब डिजिटलीकरण किया गया, उसको 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम को डिजिटल पढ़ाया जाता है। अब राज शिक्षा क्या है? राज शिक्षा राजस्थान के शिक्षा विभाग की एक अधिकृत वेबसाइट है। ठीक है, एक अधिकृत वेबसाइट मतलब उनकी खुद की वेबसाइट है जिस पर उनका अधिकार है, जिसे वर्ष 2016 और 2017 में प्रारंभ किया गया है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो अपना लास्ट पेपर हुआ था, अभी तो एक तो 2020 में हुआ है ना, उसमें भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 2015 में जो पेपर हुआ था 2016 का, उसमें भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अब हो सकता है इससे आगे जो पेपर हो उसमें पूछा जा सकता है कि राज शिक्षा क्या है और इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो डेट्स को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको डेट्स तो याद रखनी है 2016 2017 में। ठीक है, अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं भाई। गुण दोष और ये जो कमियां हैं, उद्देश्य हैं, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इन पे तो ठीक है कौन सा उद्देश्यों में शामिल नहीं है ये पूछ लेते हैं। गुण दोष तो हम सबको पता ही है, तो मैंने ऐसे ही बता दिए क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया था। मेन चीज़ डेट्स पे ही होती हैं और एजेंसीज पे होती है। तो नोडल एजेंसी क्या है? इसका जो नोडल एजेंसी है वो प्रारंभिक तथा माध्यमिक, ठीक है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। कौन सी है? प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। इस वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी क्षेत्र में आगे की, है ना मित्रों। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं दिशारी ऐप की। किसकी बात कर रहे हैं? दिशारी ऐप। ठीक है, ये एक तरीके का ऐप होता है ना, एक तरीके का ऐप जिसको किस लिए चालू किया गया है? शैक्षणिक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अब ज्ञान दर्पण क्या है? ज्ञान दर्पण राजस्थान शिक्षा विभाग का एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल हमने पढ़े थे, है ना, बोर्ड परीक्षाओं आदि की तैयारी कराई जाती है। शाला दर्पण ये रमसा कार्यक्रम के तहत जारी की गई एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से राज्य की सभी प्रकार के विद्यालयों की सूचनाएं, यानी कि उसमें कौन से कर्मचारी कार्यरत हैं, किसमें कितने विद्यार्थी हैं, कौन सा स्कूल जो है वो राज्य के स्कूलों के मध्य आता है। ठीक है, ये सारी सूचनाएं जो होती हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू मित्रों।